हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जीके और जेएस के, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो साथ में आप ही कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है साथियों, ठीक है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास है ये किस पर निर्भर है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन तीनों पर ही आर्थिक विकास निर्भर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरोगी, दोहा। आपका राइट हो जाएगा साथियों, डब्ल्यूटीओ का जेनेवा है ये मुख्यालय है, ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ के बारे में यहां पर आप पूरी जानकारी देख पाओगे। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है, जिसका ध्येय वाक्य, और ये व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। तो ये आरंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 को। और डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म ये आपको ध्यान रखना और मुख्यालय ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति है ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। यहां पर आप भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बाद की गई थी, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था। तो ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं। जोग प्रपात कर्नाटक में श्रावती नदी पर है। कहां पर है? कर्नाटक में श्रावती नदी पर। आपसे पूछा जा सकता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। सबसे ऊंचा जलप्रपात भी पूछा जा सकता है, जोग जलप्रपात है। और ये किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है और श्रावती नदी पर है। ये 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और रानी से मिलकर बनता है। ये 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर, रानी, इन चारों का नाम है, से मिलकर बना है। और इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम है जेरसपा, गरसोपा या जेरसपा जोग जलप्रपात का अन्य नाम भी है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, ये जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? कौन सा देश है जो पाक जल संधि, पाक स्टेट भी बोलते हैं इसको, पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि आपको पाक जल संधि नाम दिखती है, आप पाकिस्तान की तरफ जाने वाले हैं। तो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना है। पाक जल संधि से जुड़ा हुआ देश है श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। यहां पर आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पाक जल संधि, पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में
स्थित एक जल संधि है। भारत का तमिलनाडु राज्य सबसे नीचे है दक्षिण में, और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का जाफना जिला के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए, यह पाक जल संधि है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। तो यह हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन होते हैं इससे, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ध्यान होना चाहिए, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% से अधिक चावल पैदावार होती है। यहाँ की फसल का जो 77% है, फसल सभी फसल का 77% से अधिक चावल की पैदावार होती है यहाँ पर। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो आपका धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसे कहेंगे? आंध्र प्रदेश को कहेंगे साथियों। ठीक है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो पहली बार परमाणु बम फेंका था साथियों हिरोशिमा में। कहां पर फेंका था? हिरोशिमा में। ठीक है, बाद में नागासाकी। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? पृथ्वी के जो बार मंडल है उसमें ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रही होगी, ये तो पृथ्वी है। यहां पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर? व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ये पृथ्वी दिखाई दे रही होगी। इसके बाद में जो ओजोन परत है ये है, यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये है ना, ये ओजोन परत है। ये जो ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये ओजोन परत है। तो ये कहां पर है? समताप मंडल में, जो पृथ्वी के चारों तरफ है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा साथियों ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द है, ये किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों चंपा में। कहां पर थी? चंपा में। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? फटाफट से ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी है ये केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप आना। तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप आना। ठीक है, सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसना, ज्वालामुखी फटना, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती है साथियों। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है साथियों। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो राइट हो जाएगा महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने किया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? तो आपका राइट हो जाएगा 1948 में स्वीकृत हुआ था। इसे 1946 में पास कर दिया गया और 15/3/1948 से इसे प्रभावी बनाया गया था। 1940 में इसे पास कर दिया, लेकिन 1948 में इसे प्रभावी बनाया गया। अधिनियम में उन सभी रोजगारों की सूची शामिल है जिनके लिए उपयुक्त प्रशासनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाना है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा बी ऑप्शन साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा एफ बांटिंग। किसने किया?
एफ बांटिंग ने। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? आपका राइट हो जाएगा कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, को नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, एग्जाम में ये डेट भी पूछी जा सकती है और नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गोदावरी नदी के किनारे। और नासिक है कहां पर? तो आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में है। और किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें फफूंद से। पेनिसिलिन है ये फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा यकृत। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों त्रिशूल। भूमि से वायु में जाने वाला। और वायु से वायु में जाने वाला तो अस्त्र होता है, लेकिन जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है वो होता है त्रिशूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो वो देश है आपका नेपाल देश। ठीक है साथियों, विक्रम संवत 2080 आज से हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो गई है। हिंदू विक्रम संवत 2080 अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष 2023 से 57 वर्ष आगे है साथियों। ठीक है, विक्रम कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर, ये जो अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है 2023, इससे 57 वर्ष आगे है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो वर्तमान में हमारा 2023 चल रहा है और अगला साल 24 चलेगा। उसी प्रकार विक्रम संवत है वो 2080 चल रहा है और बाद में 81 चलने वाला है। इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए। और ये किस देश में चलता है विक्रम संवत वाला कैलेंडर? नेपाल में चलता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा गांधी जी द्वारा सन 1931 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1931 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आपका राइट हो जाएगा यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। यहां पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ने अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र या पत्रिका यंग इंडिया की स्थापना की। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से भारतीय स्वशासन के मांग के बारे में जागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखा और मोहनदास करमचंद गांधी ने इसे 1919 से 1931 तक प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो राइट हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तो ये डेट भी ध्यान रखना, 12 जून 1905 कहां पर की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राइट हो जाएगा राजगुरु को। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं फांसी के लिए तय वक्त से 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, सिर्फ राजगुरु को नहीं, ऑप्शन में सिर्फ राजगुरु है, भगत सिंह और सुखदेव नहीं है। तो आपका राइट हो जाएगा राजगुरु। और यहां पर आपको ये सारी ध्यान होना चाहिए। 23 मार्च 1931 को 7:33 पर 12 घंटे पहले ही भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद है वो किस नगर में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों आगरा में है। कहां पर है? आगरा में। आगरा किला स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शहंशाह शाहजहां ने अपने शासनकाल में वर्ष 1947 में शुरू कराया था और 1954 में मोती मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। तो किसने करवाया था इसका निर्माण? शाहजहां ने। कहां पर करवाया? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है?
विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो राइट हो जाएगा ताजी सब्जियां। क्या है? ताजी सब्जियां। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ध्यान होना चाहिए 206 हड्डियां होती है साथियों। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताना जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो वो होता है विटामिन सी। ये मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। विटामिन सी रसदार एवं हरी सब्जियां एवं फलों में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो राइट हो जाएगा आपका यकृत है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यकृत वे अंग है जिसे मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। यकृत मानव शरीर का सबसे भारी अंग है और यकृत का भार लगभग 1500 ग्राम होता है। लसिका के निर्माण के लिए यकृत सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है साथियों। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ध्यान होना चाहिए, सूर्य का सबसे निकट ग्रह है वो है बुध ग्रह और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह वो है शुक्र ग्रह। ठीक है साथियों, तो बुध ग्रह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है तथा ये पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है। ये 2439.7 किलोमीटर की विश्वकीय त्रिज्या वाला सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध ग्रह सौरमंडल के बड़े उपग्रहों गैनीमेड और टाइटन से भी छोटा है। हालांकि ये उनसे भारी है। बुध तकरीबन 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। तो साथियों ये ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? किसी लोहे की पाइप पे उसको हम जंग से बचाने के लिए, पानी के पाइप होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यसदीकरण। क्या कहते हैं? यसदीकरण। यहां पर आप देख सकते हैं, लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन गल्वेनाइजेशन कहलाता है और जिंक की परत चढ़े लोहे को गल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। इस प्रकार लोहे पर जंग नहीं लगती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेहरूट्रॉपी किस खेल से संबंधित है? नेहरूट्रॉपी है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, नेहरू कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन 1982 में शुरू किया गया था। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो आपका राइट हो जाएगा उड़ीसा राज्य की उपज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो ध्यान होना चाहिए साथियों, निर्वात ट्यूब है ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध है। बोली की पहचान 5वीं पीढ़ी में है कृत्रिम बौद्धिमता और अत्यधिक एकीकरण। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहां होता है? किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहां होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों स्मृति चिप में। कहां पर होता है? स्मृति चिप में। तो अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो राइट हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने बनवाया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, वे प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? तो वह कौन थे? तो राइट हो जाएगा आपका बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी। बुला चौधरी एक लंबी दूरी तय करने वाली तैराक है
वे विश्व की प्रथम ऐसी महिलाएं जिन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र तीर कर पार किए। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें जल की परी की उपाधि दी जा चुकी है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राइट हो जाएगा किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। ठीक है, अगला है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो आपका राइट हो जाएगा 4% मत पाने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों आपका 6 वर्ष का। कितने वर्षों का? 6 वर्ष का। यहां पर आप पूरी डिटेल भी देख पाओगे। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। ठीक है, मान लो कि आज ये 60 साल के हो चुके हैं और अब उनको कार्यभार संभालना है, तो वो 5 साल के बाद 65 साल के हो जाएंगे, तो उनको ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष नहीं होने देंगे। और मान लो 55 साल के हैं तो 6 वर्ष 61 साल के होंगे तब तक, तो वो 6 वर्ष के बाद में उनको ये कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान होना चाहिए, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों 65 वर्ष। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट हो जाएगा 1699 में की थी। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन थे। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है, और ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिख देना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार और देख लेना है। ये टेस्ट हम कम से कम आपको इस प्रकार के 10 टेस्ट मिलेंगे इस चैनल पर, तो हमेशा ये टेस्ट लेते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद।